नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसके दो टाइप हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। इनमें बहुत से लोगों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझेंगे और बहुत ही साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में इसको समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पहले बात, इन दोनों को समझने से पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये दोनों शब्द को समझने से पहले हमें समझ लेना है एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर को समझ लेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो बाद में समझ में आ जाएगा हमें, लेकिन उससे पहले हमको समझना जरूरी होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर शब्द का मतलब सिंपल सा होता है खर्च करना या बिजनेस से पैसा पेमेंट करना, या मतलब बाहर जाने की बात करता है, मतलब पैसा बाहर जाने की बात करेगा या खर्च करने की बात करेगा। ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस में कोई खर्च किया है, कोई पेमेंट किया है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, और बिजनेस में बहुत सारे ऐसे मतलब एक्टिविटी होगी जिससे बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा या आप वहाँ पैसा खर्च करोगे। जैसे आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी सैलरी पे करेंगे तो उससे पैसा बाहर जाएगा। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसका पेमेंट करेंगे तो उससे पैसा बाहर जाएगा। आपने जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो उस बिल्डिंग अगर रेंट पे है तो आप उसका रेंट पे करोगे तो भी उससे पैसा बाहर जाएगा। आपने बैंक से लोन ले रखा है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करोगे उससे पैसा, उसमें से भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा उसको पे करने पे। आपने बिल्डिंग खरीद लिया, आपने मशीन खरीद लिया, आपने लैपटॉप खरीद लिया, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, ऐसे बहुत सारी हज़ारों एक्टिविटी होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस से पैसा बाहर जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं जो ये एक्टिविटी हो रही है, इन्हीं खर्चों को जो पेमेंट बाहर गई है हमारे बिजनेस से, इन्हीं को दो पार्ट में बांटना है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझना है तो आपको मेरे साथ एक टाइमलाइन समझना पड़ेगा। अगर वो टाइमलाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आप दोनों को बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो आइए देखते हैं। एक टाइमलाइन है, आप यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो मान लीजिए हमारा जो ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से चल रहा है और ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2026 पर ख़त्म होगा। अगला ईयर जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2027 पे। ठीक है, हम इस ईयर की अकाउंटिंग करने वाले हैं, मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो इसको क्या हम मानेंगे, करेंट ईयर। क्या मानेंगे, करेंट ईयर, या इसे कह सकते हो करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अब कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई भी आपका कोई बिजनेस है, छोटा सा व्यवसाय है, आप वहाँ काम कर रहे हो। अब आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2025 से लगा करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, करते 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 पूरा बिजनेस आपने यहाँ पे लाकर रोका, मतलब 31 मार्च 2026 पे आपने बिजनेस को यहाँ पे रोक दिया। कहने का मतलब आपका 1 साल की काउंटिंग की जाती है, तो यहाँ पे आपने रोक दिया अपना बिजनेस को। और अब यहाँ पे आप सोच रहे हो, अपने आप को कहाँ मानोगे, आप 31 मार्च 2026 की रात में आके बैठे हो, शाम के बैठे हो, और इस साल का पूरा आपको हिसाब लगाना है कि ऐसा मेरा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ऐसा कौन सा मेरे पास से पेमेंट गया है जिसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूँ या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूँ। इन दोनों मुझे कैटेगराइज करना है कि मैंने 1 अप्रैल 2025 से ऐसे कौन कौन से पेमेंट हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे और ऐसे कौन कौन से खर्च या पेमेंट हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही साधारण शब्दों से समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को। आपको ये कहना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या समझना है कि ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है या खर्च कर दिया है उसका बेनिफिट आपको इसी करंट ईयर में मिल गया है। ठीक है, मतलब आपने ऐसा कोई अमाउंट पे किया है या खर्च कर दिया है, लेकिन उसके बदले में आपको उसका बेनिफिट जो है इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिल गया है, इसी करंट ईयर में मिल गया है। तो उस खर्चे को या उस पेमेंट को आप क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या आपने ऐसा कोई खर्च या पेमेंट किया है
जिसका बेनिफिट तो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में तो मिला ही है, साथ में आपको यहाँ फ्यूचर में भी मिलेगा, इसके बाद भी मिलेगा, तो उसे क्या मान लेना है आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना है। ठीक है, मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना। हमने कहा हम जनरली 1 साल की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है, अगले साल के 31 मार्च पे जाके ख़त्म होता है। तो हमारा हमने जो साल लिया है वो कौन सा लिया है? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का लिया कि हम इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम इस साल की पूरी मतलब इस साल का बिजनेस कर चुके हैं, हमको इसकी अकाउंटिंग करना है, हिसाब किताब करना है कि मैंने ऐसा कौन कौन से पेमेंट किया है, ऐसा खर्च किया है जिसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दूं या उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दूं। तो उस बात को यहाँ पे सोच रहे हो आप, यहाँ पे बैठ के आप हिसाब कर रहे हो कि कौन कौन सा पेमेंट गया है मेरे पास से, कौन कौन सा खर्च हुआ है जो रेवेन्यू है या वो कैपिटल है। तो मैंने दोनों को कैटेगराइज करने के लिए आपको बताया कि आपने ऐसा कोई खर्च किया है या आपने ऐसा कोई पेमेंट किया है जिसका बेनिफिट आपको इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड पे मिल गया है, तो उसे डाल देना है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ऐसा आपने पेमेंट किया है, ऐसा आपने खर्च किया है जिसका बेनिफिट आप इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में तो लिए ही है, साथ में आप फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट आप लेंगे, तो वो क्या माना जाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल समझते तो आपको बात समझ में आएगी। मान लो आपके यहाँ एक मिस्टर ए था, एक एम्प्लॉई है, आपने उसकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने उसको डिसाइड करके रखा। ठीक है, अब वो व्यक्ति यहाँ से काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 पे आके वो काम करके रुका। ठीक है, तो आपके बिजनेस में कितने महीने काम किया? वो 12 महीने काम किया। तो अगर वो 12 मंथ काम किया तो 5,000 रुपये के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बन रही है? 60,000 रुपये बन रही है। ठीक है, अब आपने ये 60,000 रुपये सैलरी मिस्टर ए को आपने पे कर दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि इस 60,000 रुपये के बदले में आपको इसी साल फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? मिला, क्योंकि आपने इस एक व्यक्ति से, मिस्टर ए से पूरे साल आपने काम करवाया, तो ये क्या हो जाएगा? आपने इसका बेनिफिट ले लिया है, तो ये क्या माना जाएगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी हिसाब से मान लीजिए आप जहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, जिस बिल्डिंग में आप व्यवसाय कर रहे हो वो बिल्डिंग क्या है? किराए पर है। तो मान लीजिए अगर आपने उस बिल्डिंग का किराया 20,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर आपने रखा, तो उसका 12 महीने का कितना हो जाएगा? 2,40,000। 2,40,000 हो जाएगा। तो अब 2,40,000 अगर उस लैंडलॉर्ड को पे करोगे, ठीक है, उस किराया मकान मालिक को आप ऐसा पे करोगे, रेंट पे करोगे, तो ये बताओ ये 2,40,000 के बदले में आपको बेनिफिट इस साल मिला कि नहीं मिला? मिला, क्योंकि आपने उस बिल्डिंग को यूज किया है, तब आपने उसको किराया दिया है, तो ये क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपके यहाँ लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मान लीजिए 1 महीने का जो बिल आता है 5,000 रुपये आता है, तो 12 महीने के हिसाब से आप कितना भरोगे? 60,000 रुपये भरोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया वो इसी करंट ईयर का तो पे किया, उसका फ़ायदा आपको इसी साल तो मिल गया। आपने पूरे साल लाइट यूज किया ना, लाइट यूज किया तब आपने क्या किया? उसका पेमेंट किया, तो ये क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो और अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे खर्चे आएंगे जिनका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड पे तो मिलता ही है, लेकिन इसके बाद फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, क्या परचेज कर लिया? बिल्डिंग। अब बताओ बिल्डिंग जो आपने परचेज किया है, क्या उसका फ़ायदा आप सिर्फ यहीं ले लोगे? इसके बाद नहीं लोगे? उसका फ़ायदा लेंगे, क्योंकि लंबे समय तक चलती है। तो बिल्डिंग अगर आपने परचेज किया तो क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर आपने मशीन परचेज कर लिया तो मशीन भी क्या माना जाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। आपने लैंड परचेज कर लिया तो क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको डिफिनीशन सिर्फ इतना याद रखना है, एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ आपको, कि ऐसा अमाउंट आपने जो पे कर दिया है या खर्च कर दिया है, उसके बदले में अगर आपको बेनिफिट उसका
इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड पे मिल जा रहा है तो आपको मान लेना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, प्रिंटिंग चार्ज पे करना, वेजेस पे करना, फ्रेट पे करना, ये सब क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। गुड्स परचेज कर लेना, सर्विस परचेज कर लेना, ये क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, बिल्डिंग परचेज किया, मशीन परचेज किया, लैंड परचेज कर लिया, लैपटॉप परचेज कर लिया, कंप्यूटर परचेज कर लिया, ये क्या होता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और इसको रिकरिंग बोलते हैं, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिकरिंग टाइप का होता है। कहने का मतलब ये बिजनेस में होता ही रहता है। ठीक है, और मतलब चलता ही रहता है, अक्सर ये होता ही रहता है। ठीक है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है। कहने का मतलब ये कभी कभी होता है, जैसे बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, लैंड खरीदना, ये रोज काम थोड़ी ना होता है, लेकिन ये हमेशा लगभग हमेशा होता ही रहता है। और एक बात बताएं, मजे की बात ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो सामान्यतः छोटे अमाउंट का होता है, मतलब थोड़ा बहुत छोटे अमाउंट का होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, बड़े अमाउंट का होता है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है लेकिन जनरली सामान्यतः आपका ये बड़े अमाउंट का ही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका और मैं आपको पॉलिश कर दूं इसके ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब खर्च होता है या पेमेंट होता है तो इसमें क्या होता है, ना तो कोई एसेट्स बनती है इसमें और ना ही कोई लायबिलिटी इसमें रिड्यूस होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इसमें या तो कोई एसेट्स बनेगी मतलब क्रिएट होगी, या फिर कोई लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं, क्या कहता है डेफिनेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है, अभी इसको मत पढ़िएगा आप, इसको भी मत पढ़िएगा, इसके बारे में क्या है मैं आपको बताऊंगा, छोड़ दीजिएगा इसका। अभी कह रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बात समझते हैं। कह रहा है इट इज़ एन अमाउंट पेड। ठीक है, ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है, लेकिन उसका बेनिफिट कह रहा है द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हमने अमाउंट जो पे कर दिया है उसका बेनिफिट हमको करंट अकाउंटिंग पीरियड पे ही मिल गया है, उसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही हमने कंज्यूम कर लिया है, तो उसे क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे उसको, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस भी कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सच एक्सपेंडिचर आर incurred neither create any assets nor reduce any liability। मतलब ये ऐसा खर्च होता है जहाँ पर ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, एग्जांपल जैसे समझ आपके सामने है, आप जैसे रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, आपने वेजेस पे कर दिया, ठीक है, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, आपने टेलीफोन बिल पे कर दिया, ये सब क्या होता है, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्योंकि सैलरी पे करने से, रेंट पे करने से, वेजेस पे करने से यहाँ पर कोई भी कहने का मतलब कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, कोई भी एसेट्स यहाँ पे बन नहीं रही है। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो हमने इनका बेनिफिट हमने ले लिया है, ऐसा पेमेंट हमने जो वो वाले पेमेंट जो हमने किए हैं जिनका हमको बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड पे हमको मिल गया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। ये कह रहा है, इसको छोड़ दीजिए अभी पेबल वाले को। कह रहा है इट इज़ एन अमाउंट पेड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। कह रहा है ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट हमको कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या मानेंगे उसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कह रहा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसेट्स, इसको हम एसेट्स भी कहते हैं। फिर कह रहा है सच एक्सपेंडिचर आर
incurred to acquire assets or to increase the efficiency of the assets or reduce any liabilities। पहले समझ लेते हैं, such expenditure are incurred to acquire। यहाँ पे पहले इस बात को समझ लेते हैं, यहाँ तक एक्वायर वाली बात समझ लेते हैं, यहाँ तक एक्वायर एसेट्स, ठीक है। मतलब ये वो खर्चे हैं, ये क्या करते हैं, या तो किसी एसेट्स को एक्वायर करेंगे, मतलब जैसे बिल्डिंग खरीद लेना, मशीन खरीद लेना, लैंड खरीद लेना, ये क्या कर रहा है, एसेट्स को एक्वायर करने कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स, या तो उस एसेट्स की क्या कर रहा है, एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग आपने खरीदा, पहले वो बिल्डिंग मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर का आपने बनाया था, फिर आपने उसमें सेकंड फ्लोर बना दिया, थर्ड फ्लोर भी बना दिया, तो यहाँ पर भी पैसा खर्च होगा बनाने में। तो आपने जो यहाँ पैसा खर्च किया है, आपने क्या किया है, उस एसेट्स की एफिशिएंसी को आपने क्या बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बस था, वहाँ पे सेकंड और थर्ड फ्लोर हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो गई, उस एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ गई है। मतलब जहाँ पे कम काम हो रहा था, कम सामान वहाँ पे आ रहा था, अब क्या होगा, सेकेंड और थर्ड फ्लोर में बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, एसेट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है। या फिर आपने ऐसी कोई लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, जैसे आपने कहीं लोन लिया था बैंक से, आपने वहाँ उसका पेमेंट कर दिया है और उससे क्या हुई, आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो उसे क्या मानेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे बिल्डिंग खरीद लेना, फर्नीचर खरीद लेना, मशीन खरीद लेना, लैंड खरीद लेना, कैमरा परचेज कर लेना, ये सब क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसकी आपको समरी और रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे आना है, बस एक बार मेरे साथ इसको रिपीट कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, बिजनेस से पैसा बाहर जाने की बात करता है, ठीक है, या खर्च करने की बात करता है। ये दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक होगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होगा आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, या फिर क्या होगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है, ठीक है, या खर्च कर दिया है, उसका बेनिफिट हमको करंट अकाउंटिंग पीरियड पे मिल गया है, तो क्या मानेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट फ्यूचर मिलेगा तो उसे क्या मानेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हमने कहा ये रिकरिंग का होता है, क्या होता है आपका, रिकरिंग होता है, क्या होता है, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब ये हमेशा बिजनेस में होता ही रहता है। और ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है, मतलब ये बिजनेस में कभी कभार होता है, जल्दी ये नहीं होता है। बाद में कहा गया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हमने क्या माना, एक्सपेंसेस माना है, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और बताया कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सामान्यतः छोटे अमाउंट का होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सामान्यतः बड़े अमाउंट का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट्स बनती नहीं है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, यहाँ पे या तो कोई एसेट्स क्रिएट होगी या फिर कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो उसे क्या मानेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। तो ये था आपको थोड़ा समरी। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आया हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।